नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाँ जी। ओके फाइन। सो क्लास की शुरुआत करें। सुबह हम वेट कर रहे थे आपका, सुबह तो मुझे आना ही नहीं था यार। मैंने बोला था कल ही की शाम को 6 बजे मिलना है। वो शेड्यूलिंग वाले क्या करते रहते हैं भगवान जाने। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे गया, वहाँ बच्चे कह रहे हैं आप काम अनअकैडमी पे वेट कर रहे हैं। तब मैंने उनको मैसेज किया कि भैया क्या तरीका है भाई, आज शाम को, आज सुबह क्लास थी नहीं, यूट्यूब पे थी क्लास। आपकी क्लास शाम को 6 बजे होगी है ना, सुबह होगी तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। ओके हाँ जी। तो ऐसा नहीं होगा कभी क्लास ले लूँ और बताऊँ ना आपको, एक्स्ट्रा क्लास होगी तो आपको बताया जाएगा। वो शेड्यूल गलती से कर रखी थी उन्होंने, कल आज सुबह क्लास शेड्यूल नहीं थी। हाँ जी, ओके फाइन, शैल आई स्टार्ट। कोल्ड लग रही है आपको? यार मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, आज ज़्यादा लग रही है, आई डोंट नो कल शायद कम लगे। तो जब मुझे ठंड लगती है ना, तो मैं ना सब कुछ पहन लेता हूँ। ठंडी से मैं लड़ता नहीं हूँ, हीरो नहीं बनता हूँ। मुझे झेलना नहीं होता है फालतू, पता लगे ठंड लग जाए फिर अलग समस्या। तो आई जस्ट कवर माई सेल्फ फुल्ली। घर में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, आई डोंट केयर। ओके, मुझे ठंडी से डर लगता है तो लगता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके आज आज रोज नहीं लगती, आज पता नहीं क्यों ज्यादा लग रही है ना। सो क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। ये सवाल आई थिंक किया था हम लोगों ने, नहीं यहीं यहीं तक किया था। 41 से करना है। ओके हाँ जी, 41 से करना है। तो 41st क्वेश्चन जो है आपके सामने है। तो इसके पहले कुछ जो और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। तो जरा उन स्ट्रक्चर्स पे जरा फटाफट आते हैं एंड देन क्विकली हम उन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको भी बताने जा रहा हूं मैं, वो x प्लस वन अपॉन एक्स में ही थोड़े और कंडीशंस हैं जिसको हमें समझना है। तो गौर से देखिए सबसे पहले कि अगर मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हो और ये x प्लस वन अपॉन एक्स, गौर से देखिएगा बहुत, कि x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे दिया हो और x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे मान लिया 2 के बराबर दिया हो, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे -2 के बराबर दिया हो, तो इसके क्या मायने होते हैं। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स जब भी 2 के बराबर होगा तो आपका जो x होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बात का ख्याल रखना है सभी को। एक ही मात्र इसका सोल्यूशन होता है, वो होता है x बराबर 1। और जब x प्लस वन अपॉन एक्स -2 के बराबर होता है तो इसका एकमात्र सोल्यूशन होता है x बराबर -1। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों, पूछो पूछो तो बताएं, पूछो कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स 2 के बराबर होगा तो 1 ही क्यों सोल्यूशन होगा, है ना। तो अगर ऐसा आपको पूछना है तो मैं इसको आगे लेके आऊंगा और मैं कहूंगा कि ऐसा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, बटा एक्स आएगा तो एक्स उधर ले जाएंगे, 2x बनेगा। ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर शून्य आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x का एक ही रूट मिला, x बराबर 1। आप यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू पुट से तो जरूर आपको x बराबर 1 मिल रहा है, बट वो गारंटी नहीं दे रहा है आपको कि एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, दो रूट्स होंगे, बट दोनों रूट्स इक्वल रूट्स हैं। x बराबर 1, x बराबर 1, यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर है तो दो इक्वल रूट्स, x बराबर 1, x बराबर 1, यहाँ x बराबर -1, x बराबर -1। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आज के बाद, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है, अब ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 है तो x बराबर 1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -2 है तो x की वैल्यू क्या है, -1 है। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी, यस और नो? हाँ जी, क्लियर सभी को? अच्छा, मैं एक बात और लिखने जा रहा हूँ गौर से, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। मैं एक स्टेटमेंट ये लिखने जा रहा हूं आपके सामने कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आपका -2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो x की जो वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है, x की रियल वैल्यू नहीं होगी, x नॉट ए रियल नंबर, x नॉट ए रियल नंबर।
एक्स आपका वास्तविक संख्या नहीं होगी। जब भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू से टू के बीच में होगा तो हम कहेंगे एक्स हमारा रियल नंबर नहीं है, राइट। अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहते हो तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं, राइट। जैसे आपको अगर मैं लिख के दूं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये वैल्यू आपको देगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अभी आपको द्विघात समीकरण मैंने पढ़ाया नहीं है, बट जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो एक टर्म पढ़ाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट डी, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और वो लेस देन जीरो हो जाता है। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो हम कहते हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी शायद, तो कोई बात नहीं, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जब भी, ये ध्यान रखना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जब भी माइनस टू से टू के बीच में होगी तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक्स आपका रियल नंबर नहीं होगा, एक्स वास्तविक संख्या नहीं होगी, बल्कि एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। तो बड़ी स्मार्टली अलजेब्रा में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते हैं, लेकिन बिना कोई कॉन्सेप्ट जाने हुए डील करते हैं। आपको कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म होता है आयोटा, आयोटा नाम से किसी ने सुना है? आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई स्क्वायर आपका माइनस वन के बराबर होता है। आई को हम बोलते हैं, ये आयोटा जो है ये रूट ऑफ माइनस वन है। तो चतुराई ये है कि आपको कभी भी आई से डील नहीं करना है। ये 12th वाले बच्चे करते हैं या आईटी वाले बच्चे डील करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उनको पढ़ाया जाता है। एल्जेब्रा में आप बिना जाने हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉट ए रियल रूट से डील करोगे, बट आपको कभी पता नहीं चलेगा। बट मैंने ये बताया इसलिए है इस बात को कि जब भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू से बड़ा हो और टू से छोटा हो, इस रेंज में अगर मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू लूंगा तो ये जानकारी आवश्यक है कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्योंकि कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मान लिया, मैंने लिख दिया कि थ्री बाई टू के बराबर है। अब तुम अपनी जिंदगी लगा दो इसमें कि एक्स की मैं वो वैल्यू खोज लूंगा जिससे थ्री बाई टू आएगा, आप खोज ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि ये 1.5 आएगा और 1.5 आपका टू से छोटा है, माइनस टू से बड़ा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, रूट्स नॉट रियल। एंड देयरफॉर आप इसमें वैल्यू रख के अपना टाइम खराब करोगे, भेजा खराब करोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपको। तो रियल नंबर्स के लिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याओं के लिए, जो आपका x प्लस वन अपॉन एक्स होता है वो या तो टू से बड़ा या बराबर होगा, अगर x पॉजिटिव है तो। अगर x मेरा जीरो से बड़ा है यानी x मेरा पॉजिटिव है, तो आप कहोगे कि हमारा जो x प्लस वन अपॉन एक्स है ये हमेशा टू से बड़ा या टू के बराबर हो सकता है। टू के बराबर कब होगा? जब x की वैल्यू वन होगी। और अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू से छोटा या बराबर हो जाए तो भी इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं। ऐसा कब होगा? जब x हमारा नेगेटिव हो, लेस देन जीरो। ठीक है, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें केस क्या मिलेगा? माइनस टू या उससे छोटा। और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें केस मिलेगा टू या उससे बड़ा। और एग्जैक्टली टू पर रूट्स हमें पता है, x बराबर एक, एग्जैक्टली माइनस टू पे रूट्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस वन। क्या ये क्लियर है? सभी को समझ में आई अभी तक बात या नहीं समझ में आई भाई? बोल दो हाँ आ गई। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और केसेस को देखते हैं, जैसे वो केसेस जो नॉन रियल वाले केसेस हैं और कैसे उनको डील करते हैं, क्योंकि हमें आयोटा लिखना नहीं है। जैसे आप देखो एक केस में लिख रहा हूं x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, और यहां पर एक केस लिख रहा हूं मैं आपके सामने x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इन दोनों केसेस में आपको पता है कि x रियल नंबर नहीं है, x रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू से टू के बीच में होता है तो नॉन रियल रूट्स होते हैं। बट इसको कैसे डील करेंगे बिना आयोटा के सिंबल के? कैसे डील करेंगे? ऐसे हम यहां से कहेंगे कि ये वैल्यू अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो बनेगा। यहां ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। आप देखना गौर से मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें x प्लस वन से गुणा कर रहा हूं दोनों साइड, तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। और यहां पर जब आप x प्लस वन से गुणा करोगे यार, तो आपको पता है कि जीरो से गुणा होकर चीज जीरो ही रहती है। यहां पर मैं उल्टा क्या करूंगा, x माइनस वन से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपको क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ये। ऐसा करेंगे तो ये जीरो इंटू एक्स माइनस वन बनेगा, राइट। अब ये जो वैल्यू है ये है एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां वैल्यू मुझे मिली एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या मिला? एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन, और यहां से मुझे मिला एक्स क्यूब इज इक्वल टू प्लस वन। क्या सभी को बात समझ में आई? यस और नो? अच्छा, दोनों के केस में एक चीज कॉमन है, और वो है कि x की पावर 6 विल बी इक्वल टू प्लस वन इन बोथ द केसेस। तो इन दोनों का अगर कोई एक ऐसा रिजल्ट जो दोनों के लिए सत्य होगा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स वन हो जाए या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाए, तो इन दोनों के लिए x की पावर 6 की वैल्यू प्लस वन ही होगी, दैट विल बी सेम। अब देखो मजेदार बात क्या हुई, हमने सीधे एक्स क्यूब निकाला। एक्स क्यूब बराबर माइनस वन जो आया, एक्स क्यूब बराबर जो माइनस वन आया, वो एक इंटीजर की तरह दिख रहा है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दिखा नहीं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां है ये भी मैं बताता हूं आपको।
इस बात को आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा गहराई से समझना। आप कहोगे सर एक्स क्यूब बराबर -1 अगर मैं देखूं तो इसका एक सॉल्यूशन तो एक्स बराबर -1 भी है कि नहीं है? यस, एक्स बराबर -1 पे सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एक्स बराबर -1 अगर आप जाके इक्वेशन में रखो तो क्या मिलेगा आपको? -1 बराबर -2, और ये तो ये तो 1 के बराबर है। तो आप कहोगे सर ये क्या घोटाला हो रहा है, ये -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और ये ओरिजिनल इक्वेशन तो -1 पे हो ही नहीं रही है। देखो ऐसा है बेटा, तुमने क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए एक नए रूट से मल्टीप्लाई किया खुद अपनी तरफ से। x+1 से जब तुमने मल्टीप्लाई किया है तो तुमने एक रियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन को उधार दिया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? वो रियल सॉल्यूशन इसका खुद का नहीं है। इसका खुद का सॉल्यूशन जो है वो तो यहां से आएगा, और ये दोनों रूट्स क्या है? नॉन रियल है। तो ये जो तुम x बराबर -1 तुरंत देख रहे हो, ये उधार का है, ये उसका खुद का नहीं है, इसके पास ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनली तो x² - x+1 था, हमने x+1 से गुणा करके उधार में एक रूट दे दिया। तो अब ये गलती मत करना कि इसको देखा और तुमने कहा x बराबर -1 आ गया तो इसको रख देंगे इक्वेशन में, सॉल्यूशन रियल आ गया। नहीं, ये उधार का था। बट वो उधार का सॉल्यूशन देने से हमें ये पता चल गया कि कंबाइंड रिजल्ट जो है वो x³ = -1 है, ये सही है। एक्चुअली में जो लोग 12th में मैथ्स पढ़ते हैं वो ये बात पढ़ते हैं कि x³ बराबर -1 के 3 रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। और उस 3 रूट्स में क्या होता है, एक रूट x+1 से आता है और एक रूट x² - 2 रूट यहां से आते हैं, क्योंकि ऐसे ही बनेगा ना। यहां से 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं, राइट, 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं और यहां से एक रियल रूट आता है, राइट। ये जो रियल रूट है, ये रियल रूट तुमने दिया है अपनी तरफ से, देख लो। ये ओरिजिनली इसके पास नहीं था, ओरिजिनली इसके पास सिर्फ इतना था। बट अल्टीमेटली ये जो फाइनल इक्वेशन है इसके 3 रूट्स हैं, एक रियल 2 अनरियल। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर x³ बराबर -1 हो जाता है। तो अब आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि आपको और गहराई में नहीं कूदना है, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं 1 + ω - ω, यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में डायरेक्टली है ही नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो फाइनल रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कि अगर x + 1/x 1 के बराबर है, ठीक, तो आप कहोगे x³ की वैल्यू -1 के बराबर होगी। अगर x + 1/x -1 के बराबर है, x³ की वैल्यू +1 के बराबर होगी। इसको जैसे भी याद रखना रखिए। और दोनों केसेस में x⁻6 + 1 के बराबर ही होता है। कहने का मतलब है कि अगर x + 1/x +-1 के बराबर हो जाए तो x⁻6 जो होगा ये हमेशा 1 ही रहता है। दैट्स द फाइनल रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर है कि नहीं? यस, बात मेरी समझ में आई आपको? होप नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। ओके, हाँ जी। शेखर जी कह रहे हैं कि फाइनली किताब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। ओके यार, किताब ना 336 में चल रही है गलती से, मैंने भी देखा कोड डाल के, पता नहीं कैसे, क्योंकि मिनिमम जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो 399 हुआ। अब आपके भले के लिए मैं उनको बताने नहीं जा रहा हूँ कि ये प्राइस गलत दिख रहा है, कर लो ऑर्डर, बिकॉज 336 का प्राइस डिसाइड ही नहीं हुआ है। 399 के नीचे प्राइस जाना ही नहीं था, कैसे हो रहा है पता नहीं। ठीक है, तो मैं सच का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनको बोल भी नहीं रहा हूं, अभी कर लो। ठीक है, जिसको भी करना है 336। अरे मैं नहीं कम कर रहा हूँ यार, 336 में शिपिंग चार्ज भी मिला हुआ है, ये लॉस में जा रही है किताब 336 में, बट आपका भला हो रहा है ना, कर लो। ठीक है, मुझे पहले कई बार लोगों ने बोला तो हम मजाक में रहे थे, हमका ऐसा कैसे हो सकता है। कल मैंने कोड डाल के देखा एग्जाम में, यार सच में 336 रुपए में किताब जा रही है। पर मैंने कहा बोलूं, पर मैंने कहा छोड़ो, बोलूंगा नहीं, ले लो। ठीक है, मुझे फॉल्ट भी पता लगे कहाँ हुई है, क्यों हुई है, राइट, बट ले लो। हाँ जी, क्लियर। आपका भी लॉस हो रहा है, अरे ठीक है, मेरा लॉस चलता है। ठीक है, अब सिस्टम में कम है ना तो ले लो। ठीक है, मौके का फायदा उठा लो। ऑलराइट, चलो सो आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखिए, अगर मैं x + 1/x की वैल्यू मान लेता हूं √3, गौर से देखिएगा क्या किया मैंने, x + 1/x को मैंने √3 मान लिया। ओके, तो जरा देखते हैं कि x³ + 1/x³ क्या होगा। आप कहोगे x³ + 1/x³ निकालते हैं। अगर हम ये निकालने जाएंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। तो आप कहोगे x³ + 1/x³ क्या होगा, इसका क्यूब √3 का क्यूब -3 × √3, ऐसा ही होता है। इसकी वैल्यू 3√3 आएगी और इसकी वैल्यू भी 3√3 आएगी, यानी बन गया 0। तो यहां हुआ क्या कि आपको x³ + 1/x³ 0 मिल गया। इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻6 = -1, राइट। सो अगर आपका x + 1/x √3 है, तो
x की पावर 6 क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? एक और मजेदार बात दिखाऊं कि अगर आपका x प्लस 1/x -√3 के बराबर हो जाए, देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा चेक करते हैं। अगर मैंने इसको -√3 किया तो आप कहोगे बनेगा x³ प्लस 1/x³, ये बनेगा -√3 का होल क्यूब, k³ -3 के, सो -3 इंटू -√3, ये वैल्यू आ गई -3√3 प्लस 3√3 बराबर 0। ये कह रहा है 336 कीमत में गिरावट के कारण मुझे नुकसान हुआ, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, 399 वॉज ए डिसाइडेड प्राइस, लीस्ट प्राइस, लॉन्च प्राइस। अब सिस्टम में तकनीकी समस्या से कुछ और कम हो गया है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है। ठीक है, 0 आ गया फिर से, x³ प्लस 1/x³ बिकेम इक्वल टू 0। जब हम तुलना करते हैं तभी तो जिंदगी में सारी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तुलना, x की पावर 6 यहां से निकालोगे ये भी -1 ही आएगा। तो कुल मिला के जो महत्वपूर्ण विषय है यहां से वो ये है कि अगर मेरा x प्लस 1/x प्लस -√3 के बराबर हो जाए, गौर से देखिएगा, अगर x प्लस 1/x प्लस -√3 के बराबर हो जाए तो इन दोनों के केसेस में x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। इफ दिस देन दिस, राइट? क्लियर है कि नहीं? तो जितनी बातें मैंने अभी तक बताई हैं इन सारी बातों का ध्यान होना जरूरी है। तो ये x प्लस 1/x पैटर्न के जो प्रश्न हैं, जो सीधा प्रश्न है ऐसे, ये सवाल हो जाएंगे। अब मैं आता हूं, कुछ और भी इसमें बारीकियां आपको सिखाऊंगा मैं, बट एटलीस्ट जो मोटा मोटा बात है वो समझाऊं। देखो हमने आज क्या देखा है, सबसे पहले तो हमने आज ये देखा कि x प्लस 1/x जब भी 2 होगा तो x 1 होगा, x प्लस 1/x जब भी -2 होगा तो x की वैल्यू -1 होगी। हमने देखा कि x प्लस 1/x जब -2 से 2 के बीच में होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशंस होंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। फिर हमने देखा ऐसे केस में होगा क्या, पहले रियल नंबर्स के सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब x प्लस 1/x 2 या 2 से बड़ा होगा। कब, जब x पॉजिटिव होगा। x प्लस 1/x जब 2 से -2 या उससे छोटा होगा तो x नेगेटिव होगा और आपको रियल नंबर सॉल्यूशन मिलेंगे। अब अगर x प्लस 1/x 1 है तो हम तुरंत ही जान जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन है, हमें इसमें x की वैल्यू रख के ट्राई नहीं करना है। तो ऐसा होता है तो x³ की वैल्यू +1 होती है, जब x प्लस 1/x -1 होता है तो x³ की वैल्यू +1 होती है, और दोनों के केसेस में x की पावर 6 +1 ही रहता है। ठीक है, देन मैंने आपको ये समझाई कहानी कि भाई अगर x प्लस 1/x √3 हो या फिर x प्लस 1/x -√3 हो, दोनों के केस में x³ प्लस 1/x³ 0 हो जाता है, और अगर आप इस वैल्यू को उधर लेके जाओ तो ये वैल्यू बन जाती है x की पावर 6 =-1। ये एक और रिजल्ट है जो आपको गौर से ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x जब प्लस -√3 होगा तो x की पावर 6 -1 होगा। क्या बात आपको ध्यान रहेगी? x³ प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो आप? जे साहब कल आए थे क्लास में? पक्का नहीं आए थे, क्योंकि कल मैंने सिखाया है कि x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलता है। तुम्हारा एब्सेंस पकड़ा गया। ठीक है, तुम्हारा एब्सेंस मैंने पकड़ लिया। आई नहीं थे कल? हेलो, अब तो कॉल भी एआई से आने लगी है, इतनी बेइज्जती। इंसान बोलता है तो मैं नहीं काटता हूँ, इंसान अगर बोलते हैं तो मैं एटलीस्ट मैं कहता हूँ ओके जी, फिर मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं उनसे बात करके रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेल्स वालों की लाइफ बहुत टफ होती है, तो आई ऑलवेज लिसन टू देयर नेम व्हाट दे आर सेइंग, देन आई से आई डोंट नीड द सर्विसेज, थैंक यू। अब कंप्यूटर बोलता है यार फोन पे, अब इनसे क्या बात करें हम, है राइट? चलो अब आते हैं। अब देखो एक पैटर्न, इसको देखो बहुत गौर से, ax प्लस b/x, या लेट्स से मैंने कहा 1/bx। अगर आपको ये वैल्यू k के बराबर दी हो और आपसे कहूं कि मुझे निकालना है ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, देखो दो चीजें तो क्लियर है कि यहां पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर किया गया है। जैसे x प्लस 1/x होता था, कुछ वैसा ही पैटर्न है, बट यहाँ a और b है। तो ऐसे केस में करोगे क्या तुम? देखो यहाँ k स्क्वायर तो आएगा, आपको पता है क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं और जब यहाँ x प्लस 1/x होता था, देखना, और जैसे ही हमने इधर का स्क्वायर मारा ये स्क्वायर होता था, तो क्या होता था, तो यहाँ बनता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 हो जाता था, k स्क्वायर। इसलिए हम लिखते थे कि हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर -2 के बराबर, ऐसा लिखते थे। यहां पर आपको बताइए सिर्फ 2 नहीं आएगा, इसका जो प्रोडक्ट, यहां पर हम माइनस में क्या लिखते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये लिखते थे। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये 2a/b भी साथ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि a और b अब 1 और 1 नहीं है। और एक बात का ये भी ख्याल रखना आप कि अगर यहां पर ab की जगह aa होता, मान लिया ऐसा होता
ए एक्स प्लस 1/ax मुझे k दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए यहाँ पर a² x² प्लस 1/a² k² x², ये वैल्यू अभी भी k² -2 ही होगी, क्योंकि जब मैं 2 इंटू दिस करूंगा तो -2 ही रहेगी। तो जब ये जो लिखा हुआ है यही यहाँ लिखा हो और इन दोनों का स्क्वायर हम कर देंगे तो ये यही रहेगा। लेकिन जब ये a और b कोफिशिएंट्स अलग अलग हो जाएंगे तो मुझे -2a/b लिखना पड़ेगा। अब मैं हर एक चीज में लिख लिख के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको अब पता है कि यार देखो, अगर लेट से यही कार्य आप क्यूब में करोगे तो क्या होगा। लेट से मैंने कहा ax है प्लस 1/bx है और ये वैल्यू मैंने k दे दी आपको, और मैं कहूं कि मुझे बताओ ax का होल क्यूब प्लस 1/bx का होल क्यूब करना है तो क्या करेंगे। तो आप कहोगे यहां पर होगा k³ माइनस, होता क्या है, ये ax प्लस 1/bx का होल क्यूब बनता है -3ab बनता था, तो ये x और 1/x का गुणा 1 हो जाता था। अब यहां पर x और 1/x का गुणा a/b आएगा, इन दोनों का गुणा। तो वो जो बेसिक फॉर्मूले हैं उससे ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ x और 1/x लेते थे तो ये x और x कट जाते थे सीधे, लेकिन अब x और x कटेगा लेकिन a/b छोड़ेगा, तो 3 इंटू a/b, और यहां पर आ जाएगा क्या k। तो अभी क्या बना, इसका होल क्यूब -3 इंटू दिस इंटू यही चीज, तो वो k हो गई। वहां k³ -3 आता था क्योंकि a और b बराबर होते थे। ये बात समझ में आई। अब मैं हर चीज बेटा लिख के आपको नहीं दिखाऊंगा कि ax - bx अगर k है तो भैया ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर अगर आप निकालने गए तो ये वैल्यू आपकी k² प्लस 2 की जगह 2a/b आ जाएगा। ये बताने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ax - 1/bx k के बराबर दिया हुआ है तो ax³ - 1/bx³ जब तुम लिखने जाओगे तो ये k³ तो बनेगा ही, साथ साथ प्लस 3 इंटू a/b इंटू k आएगा, राइट। तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, व्हाई दिस इज हैपनिंग। वो जहां प्रोडक्ट कट जाता था वो अब कटेगा नहीं, बल्कि a/b दे देगा। आशा करता हूं कि सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे आपसे मैंने कहा कि मुझे ax प्लस 1/bx दे दिया गया, मान लिया k के बराबर है, और अब मैं पूछूंगा तुमसे कि बताओ ax - 1/bx क्या है। प्लस माइनस तो लगाएंगे ही हम, और यहाँ क्या लिखते थे हम कि भाई ये वैल्यू हम करेंगे k², -4 करते थे। अब -4 करने से काम नहीं चलेगा, -4 a/b करना पड़ेगा। अगर मुझे ax - 1/bx मान लिया k दे दिया जाए और मैं यहां से कहूं कि मुझे ax प्लस 1/bx निकालना है, तो ये वैल्यू प्लस माइनस तो बनेगी बनेगी, और अब k² में 4a/b जोड़ना पड़ेगा, केवल 4 से काम नहीं चलेगा। तो जहां खाली 2 था वहां a/b 2 में आ गया, जहां खाली 3 इंटू k था वो 3a/b हो गया, जहां पर 4 था वहां 4a/b हो गया। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब 1 नहीं रह गया है, बल्कि वो प्रोडक्ट अब a/b हो गया है। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो a/b हो चुका है। तो जब इन दोनों के टर्म का प्रोडक्ट a/b हो जाएगा तो जहां सिर्फ कांस्टेंट आ रहा था अब यहाँ कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट में a/b भी आएगा। इज इट ट्रू और नॉट, से यस और नो। क्या बात सही है कि नहीं, यस यस यस। देखिए गांधी जी कह रहे हैं फाइनली आज किताब आ गई, बहुत शानदार बुक है सर, थैंक यू सो मच गांधी जी, थैंक यू सो मच, योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। ओके ऑल राइट, आ जाओ अब सवाल पे आ जाते हैं। अब थोड़ा खेल खेलते हैं सवालों के साथ। √x/y प्लस √y/x 1 के बराबर है, तो x³ - y³ किसके बराबर होगा, देखते हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है कि एक संख्या और उसकी उल्टी चीज लिखी हुई है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1 लिखी हुई है, यस। क्योंकि अगर आप √x/y को बेटा a मान लो तो यही तो लिखा हुआ है ना, a प्लस 1/a = 1। और जब a प्लस 1/a 1 होता है तो आपको पता है a³ की वैल्यू -1 होती है, यस और नो, सही होता है। तो a³ -1 अगर होगा तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि मेरा x/y का स्क्वायर रूट का क्यूब -1 होगा, राइट। कैन आई राइट दिस। आपको पता है यहाँ पर a की पावर 6 + 1 हो जाएगा और मुझे a की पावर 6 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे x³ और y³ देखना है। तो मैं सीधे लिखूंगा a की पावर 6, तो वो पहले स्क्वायर रूट हटाएगा फिर क्यूब बना देगा, तो मुझे मिलेगा x³ / y³ बराबर 1। और ऐसा अगर होगा तो मुझे मिलेगा x³ - y³ = 0। आंसर क्या हो गया, सी। तो मुझे पावर 6 में एक्चुअली सीधे जाना है क्योंकि a की पावर 6 + 1 होगा, बिकॉज मेरे पास क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑलरेडी है, तो जब मैं क्यूब उसका चाहता हूं तो मैं पावर में 6 चाहता हूं। तो a की पावर 6 + 1 होगा, इसका इस्तेमाल कर लो। जब a + 1/a 1 होगा तो a³ - 1 होता है, a की पावर 6 + 1 होता है, तो √x/y की पावर 6 1 बन जाएगी। इसकी वैल्यू ये -1 है, या तो आप यहां से स्क्वायर कर लो और यहां आ जाओ, जैसी आपकी मर्जी कर लो, द आंसर कि x³ - y³ 0 हो गया।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि a की वैल्यू रूट बी इंटू कुछ है, a माइनस बी की वैल्यू दी है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकालना है। अभी बहुत गौर से एक बात सुनो, ये जो दोनों चीज तुम्हें दिख रही है ना, a माइनस बी दिया हुआ है और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा है, आपको मालूम है ना कि a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से जो प्रोडक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। तो कहीं ना कहीं मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की तलाश करनी है, और वो कहां से मिलेगी? वो मिलने की संभावना बेटा देखो यहीं से है। इस एक्सप्रेशन को पहले तो स्क्वायर कर लो, तो मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू के प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अब आपको बी क्यूब इसके प्रोडक्ट से दिख रहा होगा, और अगर मैं ए को इधर लेफ्ट में लाऊंगा तो ए क्यूब दिखेगा। बना लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू बी के प्लस बी क्यूब, ऐसा दिख रहा है। ए मैं उधर लेके गया तो ये ए बी के मिलेगा, एक्चुअली ए यहां भी आ जाएगा ना, तो ए बी के प्लस बी क्यूब, ए इधर आके ए क्यूब हो गया। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? ए बी के आ गई। ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्वेश्चन ने बोला कि a माइनस बी हमारा पी ए बी के बराबर है, तो मैं इसको लिख रहा हूं पी ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए बी के बराबर है, ए बी से ए बी कट जाएगा बेटा, तो ये जो वैल्यू मुझे निकालनी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, ये वैल्यू क्या आ गई? के बटा पी। आंसर क्या होगा? सी। तो मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका उत्तरवा आ जाएगा। ठीक है, सवाल में ही छुपा होता है जवाब, ये बात पता है आपको कि नहीं? एवरी क्वेश्चन हैज ए आंसर। तो जो पूछ रहा है उससे पता चला क्या चाहिए, और जो दिया हुआ है उससे वो मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर देखते हैं। देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक तरह से x बराबर इसके और ये बराबर इसके, और मुझसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। जरा देखते हैं, पहले दोनों को कंबाइन करते हैं। ये जो वैल्यू दिया ना, x बराबर माइनस वाई प्लस माइनस दिस, तो मैं इसको अगर y को इधर लाऊं तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स वाई प्लस 16, ऐसा दिखेगा। जरा स्क्वायर करिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी xy प्लस 16। मिला? अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 16 यानी 16। थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ते हैं। फिर ये जो x इधर है ना, क्योंकि अगर मैं इसका क्यूब निकालूंगा और इसका क्यूब निकालेंगे तो हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिखेगा। निकालो, एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब और ये राइट हैंड साइड का क्यूब करते हैं, तो मिलेगा 16 प्लस वाई क्यूब। यहां से मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 16। दूसरा इक्वेशन, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से विभाजित कर दूं यानी डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिलेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड द आंसर बिकम्स d1 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 d1। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। सिंपल स्टेप्स फॉलो करो, उत्तर पालो। अगला सवाल देखिए, बहुत मजेदार सवाल है ये, दिल दहलाने वाला प्रश्न है। ओके, दिल दहल रहा है आपका कि नहीं? a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 बटे a माइनस बी। घबराहट हो रही है? नहीं हो रही तो पैदा करो घबराहट। ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो आप, घबराहट होनी चाहिए ऐसे सवालों को देख के। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 बटे a माइनस बी। अरे तुम्हें a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला तक नहीं बताया मैंने अभी तो। a क्यूब माइनस बी क्यूब बताया, ज्यादा से ज्यादा तुम a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 निकाल लोगे, कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 कहां से निकालोगे तुम? बताया नहीं मैंने तुमको। फिर समझ में आ रहा है? सो हमारे पास अभी टूल्स ही नहीं है इसको डील करने के यार। पहले टूल लेके आते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम इससे डील कर पाओ। तो लेट अस फाइंड दैट टूल। लेट अस सी ए वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। लेट अस से मैंने बोला कि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, राइट? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लेट अस से मैंने कहा मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है। क्या होती है इसकी वैल्यू? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 देखिएगा, a माइनस बी मिलेगा आपको यहां। एक्चुअली में आपको ये मिलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो ये वैल्यू मिलेगी a क्यूब प्लस
यहां से ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस प्लस आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर को बी से गुणा किया, बी क्यूब। अब मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा, गौर से देखिएगा पैटर्न। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको नंबर सिस्टम पढ़ा है अगर आपने थोड़ा सा, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको अगर ध्यान हो तो, कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर कुछ भी है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होता ही होता है, सॉरी ए माइनस बी होता ही होता है। कितने लोगों को बात याद है कि ए माइनस बी इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन कुछ भी हो, इवन ऑड फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आप देख सकते हो कि सब में ए माइनस बी बाहर आएगा ही आएगा। अब जो बचता है उसका पैटर्न देखो जरा। जैसे मैंने कहा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर मैंने एक ए माइनस बी निकाला और ये डिग्री 2 के टर्म्स थे, तो एक ए माइनस बी यानी डिग्री 1 का टर्म मैंने सेपरेट कर दिया, तो जो एक ब्रैकेट और मिलेगा उसमें अब डिग्री 1 के टर्म्स ही होंगे खाली। तो वो डिग्री 1 टर्म का क्या बना, ए एंड बी, ए प्लस बी। फिर जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जाओगे और आपने यही ए माइनस बी क्योंकि एक फैक्टर है अलग कर दिया, तो आगे अब आपको क्या मिलेगा, डिग्री 2 के टर्म्स मिलेंगे क्योंकि डिग्री 1 अलग हो गया। डिग्री 2 के टर्म्स में सबसे पहला टर्म है ए स्क्वायर, फिर एक ए हटा और एक बी आया, ये भी डिग्री 2 का टर्म, फिर एक और बी हटा, ए हटा और एक और बी आया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डिग्री 2 के जितने टर्म पॉसिबल थे उन सबको लिख के जोड़ दिया। फिर यहां आ जाओ, ए माइनस बी लिख दिया। अब हमें पता है कि पावर में 4 4 था, ए माइनस बी अलग कर दिया, डिग्री 3 के टर्म्स आएंगे। अब डिग्री 3 के टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे, ए क्यूब लिखा, फिर एक ए कम किया उसकी जगह बी ले आए, फिर एक ए और कम किया उसकी जगह एक और बी ले आए, फिर एक ए और कम किया और एक और बी ले आए, और अब तो कुछ कम नहीं हो सकता, जो होना था हो चुका है। सो आर यू एबल टू राइट और सी द पैटर्न कि जब भी मुझे समथिंग की पावर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 अगर अब लिखना पड़ा मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए माइनस बी, फिर मैं कहूंगा डिग्री 1 अलग हो गया, 4 डिग्री बची हुई है, 4 डिग्री में पहला टर्म होगा ए की पावर 4, दूसरा टर्म होगा एक ए हटाओ एक बी लाओ, फिर एक ए और हटाओ एक बी और लाओ, फिर एक ए और हटाओ एक बी और लाओ, फिर एक ए और हटाओ एक बी और लाओ, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। आप ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 भी लिख सकते हो अब इस पैटर्न पे। क्लियर होगा, ये आपका टूल है। अब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां जाएंगे और हम कहेंगे कि जो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 बटे ए माइनस बी, ये निकालना है ना तुमको, कुछ और निकालना है, ये निकालना है। तो जो ये वैल्यू मुझे निकालनी है अभी, राइट, इसको जरा गौर से देखना। ये वैल्यू जो मुझे निकालनी है ये क्या है, आप कहोगे ये वैल्यू है ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4, यही है ना। अब जरा इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इनकी वैल्यू निकाल पाए। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे ए बी भी दिया हुआ है, तो मुझे वहीं से आगे बढ़ना है, राइट। तो आप कहोगे अगर मुझे ए बी दिया है तो क्या मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता है, यस। तो देखो मैं एक जगह लिखूंगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, और यहां मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में मैं ए बी कॉमन ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक टर्म है मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, क्योंकि ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पता है मुझे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू पता है क्या होती है आपको, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये बात सभी को अब समझ में आ रही है, यही निकालना है, और जो कुछ मैंने लिखा है इसमें सब कुछ आपको पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, 13 का होल स्क्वायर जो कि 169 है, ठीक है, 169 है। 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25 दूना 50 प्लस ए बी की वैल्यू क्या है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 13 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है 25। ये वैल्यू का सम निकालना है मुझे। देखो ये 65 है, 13 25 65, 65 में 50 जाएगा 15, 25 15 40 हो गया, 169 में जोड़ दो 209 आ गया आपका, हो गया सवाल। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है भाई प्रभात की सर मैं आपका क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ, आपका बुक लेना चाहता हूँ, लेकिन ये डर है कि अगर टीसीएस के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन सेट करेगा तो आपका बुक बेनिफिशियल होगा क्या। यार बुक को तुम ब्रांड का नाम क्यों दे देते हो, टीसीएस सीपी फलाना ढिमकाना। बुक इज अबाउट कलेक्शन ऑफ रीसेंट क्वेश्चंस, राइट।
The recent questions will help you in clearing your concepts. Are you learning maths like maths or history? That's the question. डरता वो व्यक्ति है जो मैथ्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहता है। वो ऐसे पढ़ना चाहता है कि मैं जो सवाल लगा रहा हूं उन्हीं में से आ जाए कि भाई बाबर ने इस सन में क्या किया था तो मैं उसको कर पाऊं। गलत तरीका ही पढ़ने का है। यू नीड सम सेट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। अब ऐसी कोई किताब तो नहीं बना सकता है ना कि भाई फ्यूचर में जो टेंडर गया है वो कैसा सवाल बनाएगा, ये लो वो वाली किताब, राइट? Who can create the future book? Nobody can create the future book, no? We can only create a book based on concepts, recent ones. So take the book and practice. You have to clear your concepts. फ्यूचर बुक नाम की कोई बुक नहीं होती है, ठीक है? ऐसी कोई बुक नहीं होती। दूसरा, अगर तुम किताब नहीं लोगे तो भी तुम दुखी रहोगे, इसको लिख के ले लो, रहोगे दुखी तुम, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि मैंने किताब नहीं ली रैमो सर की, बताओ, ठीक है? तो वो मन में भार बड़ा हो जाएगा। ले लो, लेके रख लो, ठीक है? हाँ जी, समझ रहे हो? रेट भी कम कर दिया हम लोग। ले लो किताब। कोई चीज आपके मन को हल्का कर दे तो ले लेना चाहिए उसको। मन हल्का हो जाएगा ना, ये दिमाग से तो हट जाएगा ना कि रेमो सर की किताब नहीं, वरना हर 10 दिन पे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा। इसको खत्म कर दो, ले लो। मैं कोई साल भर में 10 किताब निकालता नहीं हूँ। हाँ जी, ले लो और प्रैक्टिस करो उससे, क्या दिक्कत है? कब तक है ऑफर? देखो ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं पूछूंगा तो 336 रहेगा नहीं, वो 399 हो जाएगा। चाहते हो कि ऐसा हो जाए? नहीं तो मैं नहीं पूछूंगा, अभी चलने दो, राइट? जिस चीज में मेरे बच्चों का भला हो रहा है क्या पूछना उसको, चलने दो। बाद में तो मैं डांटूंगा, कहूंगा ये कितना कम कैसे कर दिया, ये नुकसान कैसे सहेंगे हम, किसने किया ऐसा, उसकी सैलरी से पैसे काटो। ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ए बी का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, तो हमें ए बाई बी प्लस बी बाई ए की पावर 6 कैलकुलेट करना है, किसके बराबर होगा, ठीक है? तो चलो फिगर आउट करते हैं, राइट? तो यहां से क्या होगा, देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करूं तभी तो कुछ पता चलेगा, अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं, तो इसका क्यूब करना है मुझे, तो मैं कहूंगा पहले पार्ट का क्यूब ए की पावर 6 बनेगा, दूसरे पार्ट का क्यूब बी की पावर 6 बनेगा, फिर आएगा 3 इसका स्क्वायर इंटू दिस टर्म, तो 3 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, फिर मिलेगा 3 ए स्क्वायर बी की पावर 4, ये मिला लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मुझे मिलेगा ए की पावर स्क्वायर है ना, तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 2 ए क्यूब बी क्यूब, राइट? हाँ जी, तो ए की पावर 6 और बी की पावर 6 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए। एटलीस्ट इतना अच्छा कार्य हुआ कि नहीं हुआ? अब जो मुझसे पूछ रहा है ना, वो निकालने का प्रयास करते हैं यार कि ये कैसे आएगा। ए बाई बी प्लस बी बाई ए की पावर 6, तो पहले देखते हैं ए बाई बी किसी तरह से कहीं से बनता हुआ दिख रहा है। यस, अगर मैं इस ए क्यूब बी क्यूब से इसको डिवाइड कर दूं तो देखिएगा ध्यान से, ये जो 3 ए की पावर 4 और बी स्क्वायर है प्लस 3 ए स्क्वायर बी की पावर 4 है, और अल्टीमेटली यहाँ ए क्यूब बी क्यूब है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर दूं तो यहाँ 2 बचेगा। तो आप देखेंगे कि ये ए की पावर 4 बी स्क्वायर जब इससे डिवाइड होगा ना, तो बी स्क्वायर बी क्यूब को काट के बी छोड़ेगा और ए क्यूब ए की पावर 4 को काट के ए छोड़ेगा। तो एक तरह से मैं ऐसे लिखूं कि ये 2/3 राइट साइड में चला जाएगा और ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 2/3। अल्टीमेटली ये मिल गया। अब मुझे अगर इसकी पावर 6 करनी है तो क्या करना होगा, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की पावर 6 कर लो, और अगर ये पावर 6 आपने किया तो दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, और 3 की पावर 6 27 का स्क्वायर 729 हो जाएगा। तो 64/729 आंसर बी आपको उत्तर मिल जाएगा, 64/729, राइट? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? देखो इस लड़के ने फायदा उठा लिया, प्रद्युमन ने 336 में खरीद लिया किताब। ठीक है, वेरी गुड किशन, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, सिंप्लीफाइड वैल्यू इस गिवन एक्सप्रेशन की निकालनी है हमें, कितनी होगी? अब देखो यार, ये सवाल थोड़ा बड़ा सा है और वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, बट वैल्यू रखने में रिस्क क्या है वो बताऊंगा अभी, और कब वैल्यू रखना हेल्पफुल होता है, कब नहीं होता है, कब रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो वो ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो जरा गौर से इस सवाल को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप कहोगे कि इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, राइट? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखो इसको कैसे करेंगे, सॉरी, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिखता हूं मैं, तो
ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बात समझ लेना सभी लोग, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कट गया, प्लस यहां पर हमारे पास 3xy है, तो ये अल्टीमेटली वैल्यू पता है क्या आपको मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो पहला जो हिस्सा है ये अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। दूसरा जो हिस्सा है उसको देखते हैं, अगर मैं एलसीएम लूं तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये दूसरा हिस्सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पार्ट? अब पहला पार्ट जो आया मेरा, हाँ जी, रेशियो दूसरा पार्ट है। दूसरा जो ये पार्ट है ना, ये इससे कट जाएगा, ये पार्ट इससे कट जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही है। अब डिवीजन में ये डिनोमिनेटर में है, तो अल्टीमेटली ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये छुपा हुआ है सी में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, बट दिस इज नथिंग बट ऑप्शन सी। आप इसको ओपन करोगे ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो ये वैल्यू आपकी होती है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो 2 से कट के अल्टीमेटली यही आपको दे देगा, और यही आपका सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेक सेंस टू एवरीवन और नॉट? यस, ठीक है, ओके। तो अब बात उठी कि सर इस सवाल में कि हम वैल्यू रख सकते हैं नहीं। देखिए, वैल्यू हम बिल्कुल रख सकते हैं, इस पर कहीं कोई शंका नहीं, बट वैल्यू रखने में कुछ चीजों का ख्याल रखना है, राइट। तो मैं लिख रहा हूं थिंग्स टू रिमेंबर while putting value। जब आप वैल्यू रखें तो कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है while putting value। पहला, क्वेश्चन शुड नॉट गेट अनडिफाइंड। मतलब आपने कोई ऐसी वैल्यू रखी कि आपका क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया, नहीं रख सकते। जैसे याद है कल की बात को, एक सवाल किया था हमने जिसमें डिनोमिनेटर में वो 1/a 1/b 1/c वाला मामला हो गया था, याद है? तो हमने कहा था नहीं, सी की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में रखने से क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं कर सकते। दूसरा, ऑप्शंस शुड नॉट गेट अनडिफाइंड। ऐसा ना हो कि आपने एक वैल्यू रखी हो, तुम्हारा ऑप्शन ही अनडिफाइंड हो गया कोई, यू कैन गो रॉन्ग। तीसरा, 2 ऑप्शंस शुड नॉट मैच। मतलब आपने कोई वैल्यू डाली, पता लगा 2 ऑप्शन सेम हो गए, क्योंकि अगर ऑप्शन में भी एक्स मौजूद है तो तुम्हें एक्स के टर्म में तो ये ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं साफ साफ कि भाई ये अलग अलग आंसर हैं, लेकिन जब तुम एक्स और वाई की वैल्यू डालोगे तो क्या 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम हो सकती है? यस। तो अगर 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम हो गई और वही वैल्यू एक्चुअल एक्सप्रेशन की आ गई, तो कैसे पता करोगे कौन सा सही है? तो ये 3 बातों का आपको ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन शुड नॉट गेट अनडिफाइंड, 2 ऑप्शन शुड नॉट मैच। इसलिए जब ऑप्शंस में भी वेरिएबल एक्सप्रेशन दिए होते हैं, जैसे मैं कोई सवाल दूं जहां पर आंसर ऐसा कुछ दिया होता 0 1 2 3, तो वहां कम से कम हमें ऑप्शन से लड़ाई नहीं लड़नी है। हम एक एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी रखें कि हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो, जो भी आंसर होगा करेक्ट उससे मैच करेगा, मेरा आंसर आ जाता। तो वहां वैल्यू रखना बहुत ही बेहतर प्रोसेस होता है। वहां बस ये देखना है क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों में, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप x बराबर y नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x और y कट जाएंगे, 1/0 फॉर्म बन जाएगा, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। x और y दोनों को 0 नहीं रख सकते, वरना क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। x और y को अपोजिट साइन का नहीं रख सकते कि एक को 1 रखा तो एक को -1 नहीं रख सकते आप, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ना तो दोनों को 0 रखना है, ना ही दोनों को बराबर रखना है, और ना ही दोनों को मैग्नीट्यूड में बराबर और साइन में अपोजिट रखना है, वो भी नहीं करना है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं? तो अब ये टाइम खा जाएंगे। अब आप कोई वैल्यू चुनोगे, उसके बाद भी आपको गारंटी है क्या कि 2 ऑप्शन उस वैल्यू पे सेम नहीं होंगे? मान लिया आपने कहा कि मैं वैल्यू लूंगा 1 और 0। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये x और y के मान वैलिड हैं? बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। पर क्या ये गारंटी है कि 2 ऑप्शन सेम नहीं होंगे? आप कहोगे पहले कैसे पता, रखने तो दो महाराज। अब अगर सेम आए तो एग्जाम में सोचो क्या होगा, बावले हो जाओगे। तो वैसे ही प्रेशर होता है एग्जाम में, और ऊपर से पता लगा वैल्यू भी रखे और इतना ख्याल रखे कि कोई आंसर अनडिफाइंड ना हो,
और उतना सोच के वैल्यू रखे, तब भी पता लगा दो ऑप्शन सेम आ गए, तो देयर इज अ रिस्क। इट्स लाइक स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, डूब गया तो बैठ के रो रहे हो, फिर मत लगाओ ना, फिर एफडी कर दो यार, 6-7% का इंटरेस्ट ही ठीक है ना। वो यूट्यूब पे वीडियो देख के कि 30 दिन में बनो करोड़पति, लगा दिया सारा पैसा, मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, दोस्तों को। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देंगे जैसे वो 2 दिन में अमीर हो जाएंगे, और फिर आएंगे फिर रोएंगे कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो सारा पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में, है ना। पहले क्यों नहीं जागे थे भाई? तो ये पहले जागने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत टेम्पटेड नहीं होना है वैल्यू को लेके। यहाँ वैल्यू पुटिंग इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, और अंडर एग्जाम प्रेशर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में वो व्यक्ति पैसा लगाया जो डूबने के बाद भी खुश रहे, ठीक है गया गया जाने दो, वो लगा दे। लेकिन एग्जाम में यू कैन नॉट अफोर्ड, राइट ना। वो प्रैक्टिस में कर सकते हो भैया, कोई बात नहीं, टाइम लग गया, सीख रहे हैं, ओके। आपको पता है ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आपके रियल मनी नहीं देना होता है। हमने 2009-10 में जब इंटरनेट हाथ में लगा था तो हमने देखा था कुछ ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते थे जिसमें आपके पैसे नहीं लगते थे, एक्चुअल पेपर ट्रेडिंग। यस, यू जस्ट हैव डमी मनी, और आप कहीं भी लगाओ और जस्ट गेट दैट फील, बट योर मनी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, प्रैक्टिस करो अपना आराम से, ताकि आपको एक्सपोजर मिल जाए। लेकिन जब असली पैसा लगाना हो यार, तो सोच समझ के लगाना है। तो एग्जाम में प्रेशर है, तुम डूबता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए यहां पर ये वैल्यू मत रखना, मैं सजेस्ट कर रहा हूं। भले ही उत्तर आ जाएगा इससे, बट अगर नहीं आता तो देखो, रिस्क वही व्यक्ति ले जिसको पता हो कि अगर ये नहीं हुआ तो वो ओके है, वो रिस्क ले। लेकिन तुम ओके नहीं होगे एग्जाम में, बावले हो जाओगे तुम, जैसे वैल्यू रखा 2 ऑप्शन मैच करके फड़फड़ा जाओगे। फिर इससे बेहतर है कि तुम ट्रेडिशनल मेथड लगा लो चुपचाप। वैल्यू पुटिंग के सवाल कुछ फेवरेबल होंगे, मैं बताऊंगा। 1-0 से डी आ रहा है, नहीं डी नहीं आएगा, वो तुमने और बड़ा कांड किया साधना, तुमने ना कुछ और गलत तरीके से रख दी वैल्यू। गलत उत्तर तो आ ही नहीं सकता, डी कैसे आ जाएगा? मैं दिखाता हूं। ये तो और बड़ा गुनाह है कि आपने वैल्यू को ऐसा रखा कि डी लिया है। बताओ, हद हो गई। डी तो नहीं आएगा मैडम, रख के देखते हैं। चलो 1 और 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा। यहां पहले रखो 1 और 0, रखो 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 1 और 0 रखो, तो वाई वाई तो कट गया हर जगह से, वाई 0 हो गया, ये खत्म हो गया। यहां नीचे 1 बना खाली, ये 2 × x × y 0 हो गया, 1 बचा खाली डिनोमिनेटर। और यहां 1 रखा तो ये 1/1 1 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, मतलब मेरा आंसर 1 आना चाहिए। अब यहां जब मैंने x को 1 और y को 0 रखा तो ये वैल्यू 2 आ गई। यहां पर मैंने 1 और 0 रखा तो ये भी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2/2 ये भी 1 आ गया। ये जरा देखो, 1 और 0 रख रहे हैं तो ये भी 1 आ गया। तो बेसिकली सी और डी सेम आ गए। आप ये मत बोलो डी आ गया, सी और डी सेम आ गए, वही समस्या फंस गई ना। ठीक है, कि जब सी और डी सेम आ गए तो तुम्हें कौन सा पता कौन सा उत्तर सही है? दोनों हो सकते हैं, तनी उत्तर मिला नहीं। अब ये सवाल में पागल हो जाओगे आप तुरंत एग्जाम में। एंड देयरफॉर जब भी वेरिएबल ऑप्शन में दिए हो, until and unless you become a person who is okay कि भाई 1,0 रखेंगे, 2 ऑप्शन सेम आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं फिर से दूसरी वैल्यू रख लूंगा। जब इतना हीरो बन जाओ तुम, तो वैल्यू रखो भैया। ये कौन से लोग करते हैं? मैं करता हूं ये सब काम, लेकिन कब करता हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास समय की कमी नहीं है। तो आप जब सवालों को इतना तेज करने लगो कि तुम्हें पता है कि पूरा पेपर तुम्हारे लिए आधे टाइम का है, लेट्स से एग्जाम बोले कि 1 घंटे का पेपर है, तुम आधे घंटे में करने की ताकत रखते हो, तब तुम ये सब खेल खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव टाइम। इफ यू हैव टाइम देन क्या, वेस्ट हो जाने दो टाइम, क्या करना है? सो इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, लेट्स से वेस्ट हो जाने दो थोड़ा बहुत, लाख 10 लाख में क्या फर्क पड़ता है? बट होना चाहिए ना फिर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो अब ये सवाल फिर कोई और वैल्यू रखने से होगा। अब ये पहले तो नहीं पता था ना, कि मालूम था कि 1,0 रखेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा? नहीं मालूम था ना। आप तो 1,0 रखोगे एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह, और फिर तुम्हें लगेगा धोखा हो गया। क्लियर? तो ये बात का ख्याल रखना, ये कॉपी में लिख के ना अपने सामने चिपका लेना कि वैल्यू पुटिंग से टेम्पटेड नहीं होना है। जैसे कभी भी कोई बोलता है मुझसे कि यार ये स्टॉक में पैसा लगा दो, तुम्हारा पैसा बहुत बढ़ जाएगा, मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे लगाना भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग रिच क्विकली, तो आई एम ऑलरेडी रिच बाय द वे, बट स्टिल मतलब पीपल से हाँ यू पुट द मनी एंड यू बिकम मोर रिच, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। और आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे किसके डूबते हैं? बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, बिकॉज दे बेट ऑन इट। 96% traders lose money in the stock market, right? I'm not saying people don't make money. 4% make money. Who makes money? जो बहुत long term investors होते हैं, like you put money today, forget for 10 years, you will make money out of it. but वो money ऐसा नहीं बना लोगे तुम कि तुम मतलब जो है 2,000 रुपए लगा करोड़पति बन जाओगे, not like that.
4% लोग पैसा बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म रखते हैं उस पैसे को, लेकिन 96% लोग जो पैसे लगाते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको पैसा जल्दी बढ़ाना होता है, तो उनके पास उतनी लग्जरी नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक पैसा रख सकते हैं स्टॉक मार्केट, दे विल लूज द मनी, दे लूज द मनी। तो ये 96% लोग पैसा लूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। तो इट्स अ गुड मेथड वैल्यू पुटिंग, बट देख लो आप कहां नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Somebody asking what is my net worth? Okay. Okay, somebody saying 10 करोड़, तो लोगों को पता है, people know about my net worth. ठीक, हाँ जी, पढ़ो, क्योंकि उसमें से मैं एक पैसा तुमको देने वाला नहीं हूँ, so it doesn't matter to you, right? मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरी लगवाने में मदद करूंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, पैसा मेरा है, ठीक है? तो पढ़ो बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 के बराबर है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 82 के बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है? ओके, लेट्स फिगर दैट आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, एक तरह से आपको दो इक्वेशन और दो अननोन दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास दो इक्वेशन और दो अननोन है तो आपको पता है वैल्यू फिक्स है कि नहीं है? वैल्यू फिक्स है कि नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 82 है, तो दो इक्वेशन दो अननोन, वैल्यू फिक्स है, यूनिक सॉल्यूशन है इसके। अब वो यूनिक सॉल्यूशन या तो मैं ढूंढ लूं और या फिर कोई और तरीका लगाऊं, तो वो यूनिक सॉल्यूशन यहां से दिख जाएगा आपको। 82 से हिंट मिल रही है कि भाई कोई वैल्यू जो 80 के पास हो, तो आप देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 होता है, और यही 3 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 81, 82 होता है। तो यू हैव ए सॉल्यूशन कि ए हमारा 3 है और बी हमारा 1 है, तो ये बनेगा 3 की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब, 27 और 1 28। तो अब इस सवाल में देखना आप कि ज्यादा चॉइसेस आपके पास थी नहीं, या तो आप वैल्यू गेस करो और या फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो साधारण बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि 28 मेरा आंसर है, जो कि कहीं दिया ही नहीं हुआ है, घबरा जाएंगे हमने क्या गलत कर दिया। लेकिन जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, असाधारण, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, मोर ऑर्डिनरी, मोर साधारण, वो कहेंगे कि यार देखो जो पावर है ना वो स्क्वायर में है, तो देयरफॉर ए कैन बी प्लस माइनस 3, नॉट ओनली 3, प्लस माइनस 3, बी कैन बी प्लस माइनस 1। तो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो 4 हैं कि ए हम 3 लें, बी हम 1 लें, ए हम 3 लें, बी हम -1 लें, ए हम -3 लें, बी 1 लें, और ए हम -3 लें और बी हम -1 लें। देयर आर 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस। यहां पर इसकी वैल्यू 28 आएगी, यहां पर ये 27 - 1 26 आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी -27 + 1 -26, और ये वैल्यू आपको आएगी -28। तो यहां 4 वैल्यूज संभव हैं, उन चारों संभव वैल्यूज में से यहां पर एक वैल्यू दी है, उसको हम लगाएंगे बी। देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक्चुअली। एक ही कॉम्बिनेशन है +-3, बी हमारा +-1, तो कॉम्बिनेशंस 4 हैं। अब देख लो, चाहे आप 3,1 रख दो यहां पर, चाहे आप 3,-1 रख दो यहां पर, सब में ये सारे सॉल्यूशन मैच करेंगे। देयरफॉर ए बी की कौन कौन सी वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये चारों वैल्यूज हैं ए बी की जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूंगा तो ये चारों वैल्यूज आएंगी, और इन चारों वैल्यूज में से एक ही वैल्यू ऑप्शन में दी है, तो बी सही है। लेकिन अब एक बात का ख्याल रखना, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब के कितने मान संभव हैं। अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आर पॉसिबल, आप कहोगे 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, समझ में आया? चलो, अब कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जरा क्यूब केस को देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC की जो वैल्यू होती है, इसके डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन हैं वो देख लीजिए जरा। तो एक फॉर्मुलेशन है इसका जो सबसे कॉमन है, वो है ये कि अगर मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC दिया हो, तो ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। ओके, ये वैल्यू पुटिंग सही होगा ना? पिछला सवाल नहीं, देखो वैल्यू पुटिंग से अगर नहीं करना है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी, बट वो अननेसेसरी वर्क है जहां पर वैल्यू पुटिंग सीधे हो रही है। इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी ये बता देता हूं मैं। इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी कि आप इसको लिखोगे a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b² ऐसे लिखोगे,
और ये वैल्यू आपकी 82 के बराबर है, ये वैल्यू 10 है, तो आप कहोगे ये वैल्यू मिलेगी 100 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82। यहां से आपको मिलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 82 में घटेगा 18 आएगा, 18/2 करोगे 9 आएगा, राइट। यहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब देखना, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है या नहीं पता है? ये 20 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप कहोगे ये 10 में 2ab जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो यहां से ab की जो वैल्यू आई आपको वो मिली 3, नॉट ओनली 3 प्लस माइनस 3 बोलेंगे, पहले आप 3 ले लो। जब आप ab की वैल्यू 3 लेके चलोगे तो आप कहोगे 2ab अगर मैं जोड़ूंगा तो यहां से 16 बनेगा, 10 से 16 बनेगा, a प्लस बी की वैल्यू फिर क्या बनेगी? प्लस माइनस 4 बनेगी। सिमिलरली मुझे a माइनस बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो कैसे मैं लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10 माइनस 6 4 बनेगी, ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 बनेगी। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू 3 मिलेगी। आप 4 और 2 ले लो खाली पहले, अगर मैं 4 और 2 ले लेता हूं तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली? 3 मिली, यस और नो? यस, a की वैल्यू 3 मिली और b की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिल जाएगी। अब इतनी समझदारी आप ये दिखा दो पहले ही, मैंने यहां एक माइनस का साइन इग्नोर किया, फिर यहां भी अभी माइनस का साइन इग्नोर किया। आप खुद देखो कि देखो इसको ऐसे लेके अगर आप चलोगे तो आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप माइनस माइनस लोगे तो आपको a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -1 मिलेगी। अब यहां वाला आप -3 लेके चलो तो आपको बाकी दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो होने को ट्रेडिशनली हो जाएगा, बट आप देख लो कितना कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपको कितनी बातों का ख्याल रखना है। बट ये तरीका भी लगाना पड़ सकता है अगर हम वैल्यू को सीधा गेस नहीं कर पाए तो। बट यहां पर सिर्फ इतना कार्य करना आप लोग कि एक वैल्यू निकालना बस। ये तो कम से कम देख ही सकते हो ना, आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो मैं वैल्यू प्लस लूं या माइनस लूं, इससे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 पे कोई फर्क पड़ेगा। तो अगर आप एक सॉल्यूशन 3 और 1 उस इक्वेशन से निकाल लोगे तो नेचुरली अपने आप लिखो आपकी +3 +1 +3 -1 -3 +1 -3 -1, ये कम से कम चारों अपने आप लिख दो एक लिखने के बाद। विद दिस नॉलेज एक सॉल्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल कर लो बस। ये नहीं कि +3 रख रहे हैं -3 रख रहे हैं, तो वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा फिर आपको, ठीक है। अच्छा कि आपने पूछा कि भाई क्या वैल्यू से ही होगा या कोई और तरीका? देखो वैल्यू से होगा तो वैल्यू से बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर वैल्यू से नहीं होगा तो वी हैव टू सॉल्व इट, ट्रेडिशनली करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आते हैं, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू है वो ये एक सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca मिलता है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि देखिए इस a प्लस बी प्लस सी को यहां रख दें और हम अगर इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाएं तो क्या मिलता है इसमें? आपको याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ 2ab 2bc 2ca अगर जोड़ के हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो मुझे -2ab -2bc -2ca एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ये कन्वर्ट हो जाता है -3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। इसका एक तीसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं हाफ बाहर निकाल लूं, a प्लस बी प्लस सी रहने दूं, हाफ यहां लिखूं, 2 अंदर चला जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ca मिलेगा। अब 2a स्क्वायर में एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर पकड़ो और -2ab पकड़ो, a माइनस b का होल स्क्वायर मिलेगा, फिर ऐसे ही b माइनस c का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी एक है कि हाफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब अगली जो लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है कि अगर मैं कहूं कि मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 है, देखना ये 0 है, ये 0 ही होते ही आपको पता है राइट हैंड साइड 0 हो गया, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो दिस इनटू दिस प्रोडक्ट इज 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो गई। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 हो गई तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो गया? -3bc कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, राइट। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये इसके बराबर है। abc अगर डिस्टिंक्ट नंबर है देन a प्लस बी प्लस सी 0, हाँ ठीक है, वही बात दोबारा लिखिए, राइट। अब एक चीज मुझे और समझानी है आपको कि पहले तो हमने बोला कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, दैट्स ट्रू। बट अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मेरा 3abc के बराबर है तो क्या होगा देन? तो देन दो चीजें हो सकती हैं, आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए पूरा 0 हो जाएगा, या फिर आप कहोगे ये ब्रैकेट भी तो 0 हो सकता है। भाई ये ब्रैकेट 0 हो जाए ना 0, तो ये ब्रैकेट 0 होने का मतलब समझ रहे हो क्या है? और a बराबर b बराबर c हो जाए,
क्योंकि a बराबर b बराबर c होगा तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर होगा तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर ये हो तो ये होगा, ये हो तो भी ये होगा। दो कंडीशंस हैं। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर हो तो हमारा a प्लस b प्लस c 0 हो सकता है, या फिर a b c के बराबर हो। ठीक है, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। फिर ये डिस्टिंक्ट कहां रह गए? नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है, आप लेफ्ट हैंड साइड से कंफ्यूज कर रहे हो। वो कह रहा है कि अगर एबीसी अलग अलग होंगे तभी तो एबीसी का सम 0 हो सकता है। अलग अलग होंगे तभी 0 हो सकता है, और अलग अलग होंगे तो ये नहीं होगा। तो वो यहां लिखा हुआ है कि अगर एबीसी हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हो, अलग अलग नंबर्स हो, इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ ये होगा, तब a प्लस बी प्लस सी ही 0 होगा। तो सवाल में भाषा लिखी हो सकती है कि एबीसी अलग अलग नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं चलेगा, हमें ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर बोल दिया कि एबीसी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नॉट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो, तब तो ये सम 0 नहीं हो सकता है, तब तो ये 0 होगा खाली। ठीक है, लाइक दैट, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो a प्लस बी आर पॉजिटिव, यहां पर ऐड कर लो, और नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो उस केस में हमारा ए बी सी बराबर होगा। मतलब इट दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग कि भाई कौन सा वाला रूट लेना है तुमको, अदरवाइज दोनों कंसीडर करके हमें चलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है। ठीक है, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये जो टर्म है, ये टर्म, राइट, ये टर्म 0 दो तरीके से हो सकता है। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, या उस कंडीशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 0 होना चाहिए। भाई ए प्लस बी प्लस सी मान लिया 0 नहीं है, हम कह रहे हैं ये अंदर वाली चीज पूरी 0 है, तो अंदर वाली पूरी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। उस केस में क्या होगा, आप उस पूरे ब्रैकेट का बड़ा वैल्यू कर रहे हो, 0 के बराबर हो गया, तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। यहां देखो ध्यान से, अगर ए बी सी के बराबर है, इसका मतलब यही है कि ए बी सी के बराबर है आपस में, क्योंकि यही ब्रैकेट ही तो इस ब्रैकेट में कन्वर्ट होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इवेंचुअली इसका मतलब यही है, ए बराबर बी बराबर सी। तो यही समझा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जब 0 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, एंड दिस केस इज नथिंग बट ए बराबर बी बराबर सी जब होगा तब ऐसा होगा। वो यहां से प्रूफ है आपका। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर एबीसी एपी में हो जाए तो इसका मान 9bd स्क्वायर के बराबर होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एबीसी अगर एपी में है तो इसका क्या मतलब होता है, जब तीन संख्याएं एपी में होती हैं, अगर ये एपी में है मान लिया, तो मिडिल टर्म क्या होता है, इनका औसत हो जाता है। इनका अगर आप सम निकालोगे ना, सम 3b के बराबर आएगा। जब तीन संख्या एपी में हो तो मिडिल टर्म उसका औसत होता है। तो एवरेज बी हो गया तो तीनों का सम 3b हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे, 3b लिखोगे, तो ये बनेगा हाफ इंटू 3b। आगे देखिएगा, अगर एबीसी एपी में है तो आप एक टर्म बोलते हो कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, कि दूसरा नंबर पहले नंबर से डी का अंतर रखेगा। तो हर एक टर्म में लिख रहा हूं, a माइनस बी का स्क्वायर डी स्क्वायर देगा, b माइनस सी का स्क्वायर भी डी स्क्वायर देगा, और जो c माइनस ए का स्क्वायर है ये 2d का स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर देगा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट होकर किस में जाएगी, ये बनेगा 6d स्क्वायर, 2 से कटेगा 3d स्क्वायर, तो ये वैल्यू अल्टीमेट हो जाएगी 9bd स्क्वायर। इसको आप सीधा ध्यान रख सकते हो कि अगर एबीसी एपी में है तो जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, ये 9 टाइम्स bd स्क्वायर होता है, जहां b आपका मिडिल वैल्यू है, b की वैल्यू है 9bd स्क्वायर, d आपका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है। ठीक है, तो काफी बोर कर दिया मैंने आपको, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं ताकि थोड़ा मजा आए आपको। अभी 48वां सवाल देख लो ना, जाते थे तुम्हारा मूड ऐसा खराब हो जाएगा ना कि तुम बहुत दुखी मन से जाओगे। कुछ सवाल ही ऐसे होते हैं, बेचारे बेचारे नहीं कहूंगा, मतलब काफी ज्यादा डरावने होते हैं। वैसा ही सवाल, अभी मैं सवाल करा दूंगा, आप बेहोश हो जाओगे, मतलब अच्छे मन से नहीं जाओगे। अभी तक अच्छी फीलिंग आई ना, आज फटाफट सवाल निकल गए, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो इसको कल करेंगे, ठीक है, इस मनहूस प्रश्न को कल करेंगे। मैं चाहता नहीं कि क्लास मनहूस प्रश्न के साथ खत्म हो। 48वां सवाल छोड़ दीजिए, अभी कल कराएंगे इसको। इधर आ जाओ थोड़ा। ए की वैल्यू 297, बी की वैल्यू 298, सी की वैल्यू 299, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। कल वैसे मैंने इसके बारे में बताया था, आपको याद है? इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3d स्क्वायर। अभी जो 9d स्क्वायर तुम निकाले हो उसमें भी इसी का इस्तेमाल हुआ है, ये 3d स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ए बी, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होती है लिख देता हूं, ये वैल्यू होती है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जहां डी कॉमन डिफरेंस हो जाता है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 3d स्क्वायर, जहां डी कॉमन डिफरेंस है। तो 3 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 97, 98, 98, 99, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 3, बी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। मैं इसी सवाल में अगर आपसे पूछ बैठता कि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc की वैल्यू बता दो, सेम क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखते? आप लिखते 9bd स्क्वायर, लिखते यस और नो? उस केस में आपकी वैल्यू होती 9 इंटू 298 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये 298 जो है, हम इसको लिख सकते थे 300 माइनस 2 ऐसे, तो 2700 माइनस 18 बनता 2682 आपका आंसर होता। अगर ये पूछता तो आपका 2682 आंसर आता, क्योंकि हम 9bd स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां बी की वैल्यू आपको 298 दी हुई है, और 298 को हमने 300 माइनस 2 लिखा, तो 2700 माइनस 18 2682 आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? बोलो यस। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स बराबर वाई बराबर 333 है, जेड की वैल्यू 334 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना है। तो लिखते हैं भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये कोई एपी नहीं है, क्योंकि एक्स वाई बराबर हो गया तो एपी कहां से हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे, कि ये होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 666, एक तरह से 1000 हो जाएगी। 333 तीनों में है, ये 333 प्लस 1 है, तो 333 का 3 गुना बनेगा 999 प्लस 1 1000, तो ये बनेगा हाफ इंटू 1000 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बनेगा 0 का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर बनेगा -1 का स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली 1 बनेगा। आप चाहो तो लिख लो -1 का स्क्वायर। जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इज अगेन 1 का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 2, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, यानी 1000। आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आज इसी प्रश्न पे विराम देंगे। अब कुछ लोगों के डाउट्स हैं, जरा उसको देख लें यार। ठीक है, हाँ जी। ओके, देखिए कोई सवाल पूछ रहा है 2019 कहाँ का सवाल है? सीडीएस का सवाल है क्या? ठीक है, तो देखो सवाल को करना है, मैं आपको हिंट ही दूंगा अभी, ट्राई करो आप खुद से हिंट देके, राइट। तो देखो यहाँ पर एक काम करो, रूट ए को आप एक्स मान लो, बस पहला काम, और रूट बी को वाई मान लो इस सवाल में। अगर ऐसा करोगे तो आपका ए बनेगा एक्स स्क्वायर, बी बनेगा वाई स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन क्या हो गई, ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब जो ए रूट ए है आपका, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बनेगा एक्स क्यूब। बी रूट बी की बात करेंगे तो बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, वाई इंटू वाई वाई क्यूब बन गया, तो पहली इक्वेशन आपकी हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 32। दूसरी इक्वेशन में ए रूट बी है, तो ए रूट बी का मतलब एक्स स्क्वायर वाई, तो दूसरी इक्वेशन आपकी मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 31। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 31, और पहली इक्वेशन है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 32। ये दो इक्वेशन आपके सामने है। आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप जैसे इस चीज को फैक्टराइज कर सकते हो, यहां से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई बटे एक्स वाई। अगर आप डिवाइड करोगे बेसिकली तो वो एक्स प्लस वाई कटेगा, एंड समथिंग लाइक दिस कैन एक्सप्रेशन बी फॉर्म्ड। यहां से कुछ इक्वेशन मिलेगी। खैर मैं यहां पर आपको विराम दे रहा हूं इतना लिखने के बाद। मैं चाहता हूं कि इसके आगे आप थोड़ा कोशिश करें, जो भी है अमन जी, आपको हिंट मिल गई कैसे आगे बढ़ना है। जो इक्वेशन भयानक से दिख रही थी वो थोड़ी तमीज की दिखने लगी है। अब जब ये इक्वेशन थोड़ी तमीज की दिख रही है, देन यूटिलाइज दिस इक्वेशन एंड ट्राई टू फिगर आउट योर आंसर। कहो तो थोड़ी हिंट और दे दूं, देना नहीं चाहता हूं, दे दूं? ठीक है, कुछ यूज करो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के कॉम्बिनेशन को और सॉल्व करो। हाँ, मुझे जो पूछा है सवाल आपसे, उस सवाल में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, राइट? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 5/7 आपको निकालना है। अब आपको ट्राई कर लेना यार। अब तो आपकी इक्वेशन भी मैंने सिंपल बना दी है। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम यू गेट योर आंसर, जस्ट यू हैव टू ट्राई इट। अगर थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो उत्तर तुमको मिल जाएगा। आप एक्स प्लस वाई के होल क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब को रिलेट करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आगे का काम आपका है, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, हाँ जी।
ये क्या है? n is the largest two digit number which when divided by 3 4 6 leave a remainder 1 2 4 respectively. What is the remainder when n is divided by 5? ऐसा सवाल हम लोगों ने किया है बेटा। देखिए क्या कह रहा है। 3 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ रिमाइंडर आया 1, यहाँ रिमाइंडर आया 2, यहाँ रिमाइंडर आया 4। जब पॉजिटिव रिमाइंडर सेम ना हो तो हम देखते हैं कि क्या हमारा नेगेटिव रिमाइंडर सेम है क्या। एक रिमाइंडर आया 3 से डिवाइड करने पे, इसको मैं बोल सकता हूं -2 रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर में डिविजर यानी 3 घटा दो, -2 रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाता है। 2 रिमाइंडर आया 4 से डिवाइड करने पे, तो इसको हम -2 रिमाइंडर बोल सकते हैं, 2 - 4। 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आया, इसको भी हम -2 रिमाइंडर बोल सकते हैं। तो अब हमारा जो नंबर है वो किस प्रकार का है? k टाइम्स LCM ऑफ 3 4 6 -2। क्योंकि ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो मेरा नंबर, ये पहला जो हिस्सा है, ये 3 4 6 से डिवाइड हो जाएगा और हमेशा रिमाइंडर -2 बचेगा। और चूंकि मुझे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर खोजना है, लार्जेस्ट, तो पहले मैं 3 4 6 का एलसीएम देखूं जो कि 12 है। ये नंबर हो गया 12k - 2। अब k की वैल्यू मैं क्या रखूं? सबसे बड़ी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मिले, k की वैल्यू 8 रख सकते हो आप। 12 8 96 और 96 - 2 क्या मिलेगा? 94 मिलेगा। यस। अब इस 94 को मैं विभाजित करने जा रहा हूं 5 से और रिमाइंडर खोजना है मुझे। यार ये सवाल मुझे लग रहा है मैंने क्लास में करवाया है। 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर इज 4। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ये क्लास का ही सवाल है ना प्रद्युमन? ऐसा लग रहा है कि मैंने कराया है। ओके, 276 आप पूछ रहे हो कि ये नंबर और ये नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर x से, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हर केस में सेम आएगा। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ x क्या होगा? अगर हम अंतर निकालते हैं तो रिमाइंडर कट जाता है। सर आपने यह क्या बोला? देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि 7 8 9 7 जो नंबर है वो लेटर से मेरा नंबर जैसे मैं काट रहा हूं नंबर n है, तो a टाइम्स n प्लस r होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा नंबर, रिमाइंडर आ रहेगा। दूसरी जो संख्या है 8110, वो कुछ ऐसा होगा कि n से डिवाइड करने पे b गुना जाएगा और r रिमाइंडर छोड़ देगा, रिमाइंडर सेम है। तीसरा नंबर 8536 है, वो कुछ c टाइम्स n प्लस r बनेगा। तो मैंने कहा जब आप इसका अंतर निकालोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में अंतर निकालो, राइट साइड में अंतर निकालो। राइट साइड में अंतर निकालोगे तो r कटेगा कि नहीं कटेगा? आपको मिलेगा b - a × n। यहां क्या मिलेगा? c - b × n। तो मैं कह रहा हूं जब मैं इनका अंतर लिखता हूं तो मेरा रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाता है। रिमाइंडर अननोन है, सेम है बट अननोन है, पता नहीं है मुझे रिमाइंडर क्या है। सेम है बट अननोन है, तो अननोन रिमाइंडर मैं ऐसे तो घटा नहीं सकता हूं। मुझे पता होता कि 5 रिमाइंडर है तो मैं सीधे 8110 में 5 घटा देता और कहता जो बचा वो डिवाइड होगा उस नंबर से। बट मुझे वो रिमाइंडर मालूम नहीं है, बट ये पता है सब में रिमाइंडर सेम है, इसलिए मैंने आर लिखा। जब मैं दो नंबरों को घटाता हूं तो वो रिमाइंडर कट जाता है। बचता क्या है? b - a जो कि एक इंटीजर है और n जो कि वो नंबर है। तो हम आगे बोलते हैं कि भाई ये जो नंबर n है, ये अंतर, दोनों जो अंतर लिखे मैंने या तीनों जो अंतर लिखे उसका एक फैक्टर है। ये बोला मैंने आपको। जैसे यहां पर आपका एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि 213 426 639। अब ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि तीनों का फैक्टर n है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अब इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लो, तो वो लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों को काट रहा है, वही n की वैल्यू होती है। ठीक है, आशा करता हूं कि शायद समझ में आया होगा। हाँ जी, ऑलराइट। तो कल शाम को क्लास फिर से 6 बजे ही है, सुबह 10 बजे मत आ जाना, शाम को 6 बजे। पीडीएफ अभी डाल देता हूँ मैं, है मेरे पास पड़ी हुई, डाल नहीं है बस डाल दूंगा अभी। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए और खुश रहिए। धन्यवाद, सी यू टुमारो। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।